दोस्तों फार्म बिल 2020 पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही से, और अब गया हुआ है राष्ट्रपति के पास साइन कराने के लिए। अब ऐसे में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी इसके अगेंस्ट किए जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। इसी उम्मीद में प्रोटेस्ट का एक नया वर्जन निकाला गया जिसमें भारत बंद करा दिया गया। अब ये भारत बंद कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, उसको देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से फार्म बिल 2020 के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये जो प्रोटेस्ट हैं ये देश में कहीं नहीं देखने को मिल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। अब इन जगहों पे ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देश के बाकी किसी जगह पर या तो किसान रहता ही नहीं है। ओह, मैं जो हूँ मैं हूँ, या मैं भी वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ? और अगर रहते हैं तो भाई उन तक ओपोजिशन की, रवीश कुमार की आवाज नहीं पहुंच रही है, या फिर उन्होंने रवीश कुमार की बात मानकर सही में अपने घरों से टीवी फेंक दिए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें लेकिन टीवी कम देखिए। अब अगर देखें तो सबसे ज्यादा आत्महत्या जो किसान करते हैं वो होते हैं महाराष्ट्र के, या फिर जो सबसे ज्यादा छोटे किसान हैं वो भी महाराष्ट्र से निकलते हैं, मगर महाराष्ट्र में तो प्रोटेस्ट ही नहीं हुए। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन किसान इस बिल को लेके नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि महाराष्ट्र के किसानों को अक्ल नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि भाई जो प्रोटेस्ट करता है केवल नॉलेज उन्हें ही होती है। अब भाई ये तो नॉर्म है ना, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है बस उसे ही अक्ल है, बाकी किसी को कोई अक्ल ही नहीं। अब चाहे फरहान अख्तर को देख लो, कितनी सारी अक्ल थी उन्हें सीएए के बारे में, हम सभी ने देखा है, सही बात है। उधर से स्वरा भास्कर, उन्होंने तो फरहान अख्तर से ज्यादा अक्ल दिखाई और कहा मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? सीए का लेना देना पूरे देश से है। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार-बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ, मुझे यकीन था आपने एक्ट नहीं पढ़ा होगा। भाई वाह, सीए के मुद्दे पे रवीश कुमार ने भी बहुत सारी अकल दिखाई। इतनी सारी अकल कि 2013 में वो कहते थे कि सीए होना चाहिए, 2020 में वो कहते थे सीए नहीं होना चाहिए। मतलब समझ में नहीं आ रहा था। हिंदुओं का पलायन आज से नहीं हो रहा, वो क्यों पाकिस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? क्या हिंदुओं के अलावा बाकी अल्पसंख्यक जैसे सिख, बौद्ध, ईसाई भी कट्टरपंथी ताकतों और वहां की सरकार की उपेक्षाओं के शिकार हो रहे हैं? यानी सिर्फ 3 पड़ोसी देशों से प्रताड़ना, यातना के शिकार हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध को भारत नागरिकता देगा पास होने पर। इसमें एक मजहब का नाम नहीं है, मुसलमान। शाहीन बाग की बिल्किस दादी से लेकर शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स से लेकर दिल्ली में आग लगाते हुए राइटर्स तक सबने बहुत सारी अकल दिखाई सीए के मामले में। सवाल केवल एक कि सीए से किसका नुकसान हुआ, बताइए तो। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। भारत बंद जो है वो केवल हरियाणा और पंजाब में ही क्यों हो रहा है, बाकी की जगहों पर ये भारत बंद क्यों नहीं हो रहा है? या फिर इससे पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए वो केवल हरियाणा पंजाब में हुए, बाकी जगहों पर ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए एज फार एज फार्म बिल इज कंसर्न? इसके पीछे का रीजन जानने के लिए हमें कुछ राज्यों का एनालिसिस करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। बंगाल की बात करते वक्त सबसे पहला नाम आता है दिमाग में डेरेक ओ ब्रायन का। अब डेरेक ओ ब्रायन डेरेक नो ब्रायन जैसे लग रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने फार्म बिल के अगेंस्ट बहुत सारी आवाज उठाई, पार्लियामेंट के अंदर हंगामा मचा दिया, कोहराम मचा दिया। भोकाल के तहत हमें लगा कि भाई ये तो बहुत सारा प्रिक्योरमेंट करते होंगे बंगाल के अंदर, मगर जब हमने देखा तो किसान की फसल का केवल 20% हिस्सा ही प्रति वर्ष बंगाल के अंदर प्रोक्योर होता है, यानी कि 20% फसल के ऊपर ही एमएसपी मिल पाती है, बाकी औने पौने दामों पर मंडी में आड़ती को बेच दी जाती है। साल 2015 से अब तक 20% से ज्यादा का प्रोक्योरमेंट सरकार के द्वारा नहीं किया गया बंगाल में, और ऐसे में ये अपना किसान प्रेम दिखाते हैं। वाह, मतलब एक तो किसान की फसल को प्रोक्योर करो मत, उसको एमएसपी दो मत, दूसरा उसको मजबूर कर दो कि वो आड़ती को बेचे औने पौने दाम में, वो आड़ती जो स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पर बिठाया है एपीएमसी में। अब ऐसे में
उसको जब मौका मिल रहा है कि वो उसे बेचे जिसे आड़ती बेचता है और थोड़ा दाम ज्यादा कमा ले, तो ऐसे में वो रास्ता भी उसके लिए बंद करने के लिए प्रोटेस्ट कर दो। गजब के लोग हैं भाई साहब। और इसमें सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये लोग अपने आप को किसान हितैषी भी बोलते हैं ये सब करने के बाद। बस यही वजह रही है कि बंगाल के किसान ने इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। हाँ, अब छुटपुट प्रदर्शन थोड़े बहुत लेफ्ट पार्टीज ने करवा दिए बंगाल के अंदर तो एक अलग बात है, मगर ये पूरा प्रोटेस्ट कॉन्सेंट्रेटेडली हरियाणा और पंजाब में ही रहा है। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की कहानी काफी अलग है। साल 2006 में ही किसान को कह दिया गया था कि आप एपीएमसी के अलावा बाकी और जगहों पर भी बेच सकते हैं ना। इस बिल के खिलाफ उस वक्त प्रोटेस्ट हुआ था बिहार में, ना आज कोई प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन जैसे ही भारत बंद का ऐलान हुआ, वैसे ही लालू जी के छोटे बेटे निकल पड़े ट्रैक्टर पर और कहने लगे 38 के 38 जिलों में बंद कराएंगे, चक्का जाम करा देंगे। और आरजेडी की तो पुरानी सभ्यता रही है, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वो चक्का जाम करा देते हैं। एकदम पूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है। हाँ देखिए, ये जवाब देते नहीं बन रहा है। और अब देखिए, एक बार कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से है और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए कि अब ये मारपीट का दौर, ये देखिए शांतिपूर्ण है। ये शांतिपूर्ण। ऐसे ही अगर हम तेलंगाना को देखें तो तेलंगाना में भी प्रोक्योरमेंट काफी कम होता है। और अगर प्रोक्योरमेंट की बात करें तो वो पिछले साल थोड़ी सी बढ़ी है, मगर वो भी एप्रोप्रिएट नहीं है और ये कोई नॉर्म नहीं है वहां पे कि इतना प्रोक्योरमेंट तो हर साल होगा ही होगा। तो इसलिए वहां के किसान भी ज्यादा इस बात से आहत नहीं हुए या इस बिल के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हाल है प्रोक्योरमेंट का। वहां पर भी ढंग से प्रोक्योरमेंट नहीं होती है और इसी वजह से वहां का किसान भी इस प्रोटेस्ट में नहीं शामिल है। दूसरी ओर अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में भी कुछ ऐसा सा हाल है प्रोक्योरमेंट का, तो वहां का किसान भी कम ही शामिल है प्रोटेस्ट के अंदर। आलम तो यह है कि महाराष्ट्र का किसान तो दूसरी ओर सपोर्ट करने लगा है इस बिल को और उसके लिए सड़कों पर उतर भी चुका है कि हमें यह बिल चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की। ये दो स्टेट्स वो हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो हरियाणा और पंजाब का डेटा यह कहता है कि 80% पैडी की फसलों का जो होता है वो गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है। अब गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है, इसका मतलब यह हुआ कि किसानों को एमएसपी मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर वीट यानी कि गेहूं की फसलों का 70% हर साल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है, यानी कि किसानों को एमएसपी मिल जाता है हरियाणा और पंजाब दोनों ही में। अब यहां पर अंतर क्या है? बाकी जो और राज्य हमने आपको बताए उन राज्यों में प्रोक्योरमेंट काफी कम था, इन दो राज्यों में प्रोक्योरमेंट काफी ज्यादा है। तो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है अब प्रोक्योरमेंट करना बंद कर देगी और हमें दूसरी जगहों पर अपना माल बेचना होगा, अपनी फसल बेचनी होगी, जो थोड़ा टैक्सिंग होगा और पता नहीं उनको एमएसपी उस पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां पर एमएसपी जो है वो इनका सेफ रहता है। तो बस इसी डर की वजह से ये प्रोटेस्ट यहां पर किए जा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा और पंजाब का हर एक किसान इन प्रोटेस्ट्स में शामिल है और गवर्नमेंट के और बिल के अगेंस्ट खड़ा है। अगर हम दूसरी फसलों की या फिर सब्जियों की, फलों की बात करें तो उसका जो किसान है वो इस बिल के फेवर में है। देखिए, मंडी में क्यों नहीं जा रहे हैं? मंडी से इससे यहाँ क्या बेटर मिल रहा है आपको? मंडी से जी एक तो जी टाइम बचे। अच्छा, मंडी कितना दूर है यहाँ से? मंडी जी यहाँ से 15 किलोमीटर। अच्छा, और आपका खेत यही आप बता रहे थे? हाँ जी। ये सटा हुआ खेत आपका हाँ है? जी। अच्छा, एक तो टाइम बच गया। हाँ जी। और दूसरा दाम। अच्छा, दाम एक एक करके सब्जियों का ये जो बताएं कितना, इसका क्या दाम मिल रहा है आपको? ये 12 रुपए की। ये लौकी का। और मंडी में 80-100 रुपए की पन्नी है। 80-100 रुपए की पन्नी। एक पन्नी में 25 से 30 किलो आता है। वैसे तो एनडीटीवी ने काफी कोशिश की कि किसान इस बिल के अगेंस्ट में बोले, मगर किसान को सब पता था और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि रिलायंस को बेचने में या फिर बिग बाजार जैसे मार्ट्स को बेचने में और मंडी को बेचने में उसे कहां पर फायदा है। उसने बताया कि 3 गुना तक बेनिफिट उसे रिलायंस या बिग बाजार जैसे मार्ट्स को बेचने में मिलता है। तो अभी तक के एनालिसिस से हम क्या समझे? हम ये समझे कि केवल वही किसान प्रोटेस्ट कर रहा है
जिसका प्रोक्योरमेंट, जिसकी फसल का प्रोक्योरमेंट हो जाता है, जिसको एमएसपी मिल जाता है। और ऐसा किसान, अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो पूरे देश में मात्र 6% है। और तुलनात्मक अगर देखें तो ये किसान बड़ा किसान है और छोटा किसान जो है वो इस बिल के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा है। साथ ही साथ इस एनालिसिस से हमें यह भी पता चलता है कि वो फसलें जैसे सब्जियां जिसको प्रोक्योर नहीं करती गवर्नमेंट, वो फसलें जो हैं वो अगर आप मार्ट्स में बेचेंगे तो वहां पर बेटर दाम पर बिकेगी बजाय कि मंडी में जाने से। रही बात उस किसान की जो प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उस किसान को हम यही कहना चाहेंगे कि प्रोक्योरमेंट उसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से पहले चलती आई है। एमएसपी भी उसी तरीके से मिलती रहेगी जिस तरीके से पहले मिलती आई है। गवर्नमेंट ने इस बात को क्लियर किया है। हम किसान से यही कहना चाहेंगे कि जहां पर भी आपको बेहतर दाम मिले, चाहे वो प्राइवेट में मिले, चाहे वो आड़ती में मिले या गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट में मिले, जहां पर भी आपको बेटर दाम मिले, बस वहीं पर अपनी फसल बेच दें। मंडी उसी तरीके से जारी रहेगी जिस तरीके से पहले चलती आई है। फैसला आपको करना है कि आपको अपनी फसल कहां बेचनी है। उम्मीद करते हैं आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब अवेयर हो सके। और आप अगर हमें मदद करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू या फिर patreon.com के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स है वो पिन कमेंट में है, वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जरूर सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।